बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग वसंत भाग 1 का पाठ 5 जो हम लोग पिछले वीडियो में शुरू किए थे और कुछ प्रश्नों का उत्तर भी हम लोगों ने कर लिया था। तो अब उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और उसका उत्तर जानेंगे। तो सभी जो है पाठ 5 निकालेंगे। अक्षरों का महत्व, गुणाकर मूले द्वारा लिखा हुआ ये पाठ है और इसमें हम लोग अनुमान और कल्पना के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों को और उसके बाद फिर भाषा की बात में दिए गए प्रश्नों को करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं ये अनुमान और कल्पना का प्रश्न। और अनुमान और कल्पना में जो सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है वो ये है कि पुराने ज़माने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी। अनुमान लगाओ और बताओ। तो इसका जो उत्तर हो सकता है वो ये कि पुराने ज़माने के लोग नहीं जानते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है, उनका ज्ञान सीमित था। तो यहाँ पर हम लोग उत्तर इसका शुरू करेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे उत्तर अनुमान और कल्पना। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे अनुमान और कल्पना। और इसमें हम लोग पहला उत्तर लिखेंगे उत्तर 1। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि पुराने ज़माने के लोग यह नहीं जानते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है। नहीं जानते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है। किसने की है। और वे ईश्वर को उनकी ईश्वर के प्रति निष्ठा अधिक थी। उनकी ईश्वर के प्रति निष्ठा अधिक थी और वे ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते थे। अधिक थी, वे ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते थे। पुराने ज़माने के लोगों का विचार रहा होगा कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पुराने ज़माने के लोगों का विचार रहा होगा कि वह अक्षरों की खोज कर सकता है। वह अक्षरों की खोज कर सकता है। इसलिए वे सोचते होंगे कि
सोचते होंगे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की थी, कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की थी। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये ऐसा क्यों अनुमान लगाते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। और अब है यहाँ पे दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में यहाँ पे लिखा है कि अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन के गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है, और कक्षा में समूह में बातचीत करके उनके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठी करो और कक्षा में प्रस्तुत करो। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी बहुत महत्व है। गीत, नृत्य हमारा सांस्कृतिक विकास करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जीवन में उत्तर दो। ये अनुमान और कल्पना से लिखना है, और बच्चे खुद से भी कर सकते हैं, और सबकी अपनी अपनी सोच है। तो जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी गीत, नृत्य और खेलों का भी बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। गीत, नृत्य हमारा सांस्कृतिक विकास करते हैं। ये हमारा सांस्कृतिक विकास विकास करते हैं। ये हमारा सांस्कृतिक विकास करते हैं। और खेलों से हम स्वस्थ रहते हैं और हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। खेलों से हम स्वस्थ रहते हैं, खेलों से हम स्वस्थ रहते हैं और हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है, और हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। खेल हमें सहयोग, एकजुटता, सहनशीलता, नेतृत्व गुण आदि को भी विकसित करते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिससे कि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनमें जो है इन दोनों का ही, संगीत और खेल दोनों का ही महत्व है। और अब आगे प्रश्न 3 है कि क्या होता अगर ये क और ख, पहले क का वाक्य लिखकर उसका उत्तर लिखना है, फिर ख, हमारे पास अक्षर न होते। तो क्या होता अगर क हमारे पास अक्षर न होते। तो इसमें हम लोग यहाँ पर उत्तर 3 डालेंगे। यहाँ पे क्या होता अगर, ये क हम लिखेंगे, यहाँ पर क में लिखेंगे हमारे पास अक्षर ना होते। हमारे पास
पहले प्रश्न लिखना है, उसके बाद क वाली पंक्ति लिखना है और फिर इसका उत्तर लिखना है। हमारे पास अक्षर ना होते तो यहाँ पर उत्तर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि अगर हमें अक्षरों का ज्ञान न होता तो हम आज भी हजारों वर्ष पहले वाली दुनिया में भटकते। अगर हमें अक्षरों का ज्ञान न होता तो अगर हमें अक्षरों का ज्ञान न होता तो हम भावों और विचारों को लिखकर व्यक्त न कर पाते। तो हम भावों और विचारों को लिखकर व्यक्त न कर पाते। तब हम अपना ज्ञान अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पाते। तब हम अपना ज्ञान अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पाते। और हमारा पूर्ण विकास नहीं हो पाता। पूर्ण विकास नहीं हो पाता। तो इस तरह से अक्षरों के बिना हमारा ज्ञान आज जितने जो है विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो लोग आगे बढ़े हैं, उसमें अगर ये ना होता तो आगे नहीं बढ़ पाते। और दूसरा है भाषा न होती। तो यहाँ पे भाषा नहीं होती तो क्या होता? तो इसका उत्तर हम लोग ऊपर यहाँ पर लिखेंगे। तो तीसरे प्रश्न का ख, तीसरे प्रश्न का क नीचे है और उत्तर 3 का ख। भाषा न होती, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे भाषा न होती तो क्या होता? तो उत्तर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि भाषा जो है, भाषा का महत्व क्या है? भाषा जो है वो भावों को प्रकट करने का साधन है। भाषा भावों को प्रकट करने का साधन है। भावों को प्रकट करने का साधन है। तो भाषा न होती तो हम अपने विचार दूसरों तक प्रकट नहीं कर पाते, और भाषा नहीं होती तो हम अपने विचारों को न बोलकर और न लिखकर दूसरों पर प्रकट कर पाते। भाषा नहीं होती तो भाषा नहीं होती तो भाषा नहीं होती तो हम अपने विचारों को न तो बोलकर
हम अपने विचारों को ना तो बोलकर, अपने विचारों को ना तो बोलकर और न लिखकर दूसरों पर प्रकट कर पाते, और न लिखकर दूसरों पर प्रकट कर पाते। तो हम अपने विचार न तो बोलकर प्रकट कर पाते और न ही लिखकर, क्योंकि भाषा के दोनों ही रूप हैं, बोलना और लिखना। तो हमारा सामाजिक दायरा बढ़ नहीं पाता और अलगाव बना रहता है। जैसे पशु साथ रहकर भी अलग रहते हैं, वैसे स्थिति मनुष्य की भी होती। तो इस तरह से हमारा सामाजिक दायरा बढ़ नहीं पाता और अलगाव बना रहता। हमारा सामाजिक दायरा बढ़ नहीं पाता अलगाव, साथ रह के भी अलग रहने की अलगाव बना रहता। अलगाव मतलब अलग रहना। तो इस तरह से यहाँ पर भाषा न होने से जो है ज्ञान का विकास भी नहीं होता, तो और हम अपने मन के भाव भी नहीं बोल पाते। और अब यहाँ पर हम लोग भाषा की बात के अंतर्गत पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि ना हो। यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है, इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो। तो यहाँ पर जो है यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से यहाँ प्रत्यय जोड़ा गया है, इसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर शब्द, उपसर्ग और उस मूल शब्द जो है और उसका अर्थ, ये चारों ही लिखना है। तो इसके उत्तर के लिए हम लोग पहले शीर्षक डालेंगे शब्द। तो यहाँ पर हम लोग शब्द शीर्षक डालेंगे और उसमें से उपसर्ग और अर्थ, मूल शब्द, ये अलग करेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे भाषा की बात। भाषा की बात, और इसके अंतर्गत हम लोग उत्तर 1 लिखेंगे और इसमें सबसे पहले लिखेंगे शब्द, फिर दूसरा उपसर्ग, फिर तीसरा जो है लिखेंगे शब्द और अर्थ। शब्द और अर्थ, ये 4 जो है ये शीर्षक के अंतर्गत। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे असफल। असफल में उपसर्ग है अ और शब्द है सफल और इसका अर्थ हो जाएगा कामयाब। तो शब्द का ये अर्थ लिखा गया है। अब शब्द जो दूसरा दिया है वो है अदृश्य। इसमें भी अ उपसर्ग है और शब्द है दृश्य, जो दिखाई देता है। दृश्य जो दिखाई दे। और अब है अनुचित। अनुचित में भी अन है उपसर्ग, अन उपसर्ग है और उचित शब्द है। उचित शब्द में अन लगाकर अनुचित बना है और उचित का मतलब होता है ठीक, जो सही हो, उचित, ठीक। और अनुचित के बाद है अनावश्यक। अनावश्यक में भी अन उपसर्ग है और आवश्यक
शब्द है मूल शब्द। तो यहाँ पर मूल शब्द हम लोग कर देते हैं, मूल शब्द। मूल शब्द हो जाएगा तो आवश्यक, और आवश्यक का होता है ज़रूरी, ज़रूरी। और फिर है अगला यहाँ पे अनावश्यक के बाद दिया है अपरिचित और अनिच्छा, अपरिचित और अनिच्छा, अपरिचित और अनिच्छा। ये दो पद है। अपरिचित में जो है अ उपसर्ग है, और परिचित मूल शब्द है, परिचित, और इसका अर्थ होता है जानकार। परिचित का मतलब पहचान वाला, जिसे हम जानते हैं। और अनिच्छा, इसमें अन उपसर्ग है और इच्छा शब्द है, और इच्छा का अर्थ होता है चाह, अभिलाषा। तो इस तरह से यहाँ पर इन शब्दों को मूल शब्द और उसका अर्थ जो है लिखते हुए इसके अंदर आए हुए उपसर्ग को हम लोगों ने देखा कि किस तरह से असफल में अ उपसर्ग है और सफल मूल शब्द है, जिसका अर्थ होता है कामयाब। और अब भाषा की बात का हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे। और दूसरे प्रश्न में लिखा है कि वैसे तो संख्याएं जो है वो अनेक होती हैं, संख्याएं जो है वो अनेक होती हैं, और इसमें जो है सबसे जो नाप तौल के लिए प्रयोग किया जाता है उसके लिए यहाँ पर कभी कभी ये विशेषण का भी काम करती हैं। ये जो संख्याएं होती हैं ये कभी कभी विशेषण का भी कार्य करती हैं। और जैसे नीचे लिखे वाक्य में, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। तो हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कोई 10,000, यहाँ पे 5 अरब आया है, उसके बाद फिर 10,000 आया है। तो कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं। तो ये संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, और इसलिए संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि ये संख्या बता रहे हैं। जो है 10,000, 5 अरब, ये निश्चित संख्या है और ये संख्या बता रहे हैं, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। पर यदि किसी चीज़ को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तोल आदि के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो जैसे 3 जग पानी, 1 किलो चीनी। तो पानी को जो है हम लोग जो है नाप गिन नहीं सकते, तो 3 जग पानी, 1 किलो चीनी, और ये नाप तौल का है, किलो, ग्राम, मिलीलीटर, लीटर। तो ये सब नाप का शब्द है, माप तौल का। तो 1 किलो चीनी, तो ये जो है परिमाणवाचक, यहाँ रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण हैं, क्योंकि इनका संबंध माप तौल से है, तौलने से है। अब आगे लिखे हुए को पढ़ो। खाली स्थानों में बॉक्स में दिए गए माप तौल के उचित शब्द छांट कर लिखो। तो यहीं से प्रश्न लिखना है कि खाली स्थानों में बॉक्स में दिए गए माप तौल के उचित शब्द छांट कर लिखो। तो प्रश्न ये रहेगा, प्रश्न 2 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। ऊपर से शुरू करते हैं। ये भाषा की बात हम लोग शुरू कर दिए हैं। तो इसका प्रश्न, पूरा प्रश्न नहीं लिखना है जितना इसमें लिखा है, क्योंकि इसमें समझाया गया है। तो प्रश्न इसका यहीं से रहेगा कि खाली स्थानों में
ये प्रश्न 1 है। प्रश्न 2, खाली स्थानों में बॉक्स में दिए गए माप तोल के उचित शब्द छांट कर लिखो। तो यहाँ पर जो है बॉक्स में जो शब्द दिया गया है उसको देख कर लिखना है कॉपी में, और जो उत्तर है वो यहाँ पर हम लोग भरेंगे। तो हम उत्तर लिखवा रहे हैं। 3, पहले यहाँ पे 3 दिया है, और फिर यहाँ पे हम लोग प्याला, कटोरी, प्याला कप को कहते हैं, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक और चम्मच ये दिया हुआ है। तो यहाँ 3 कटोरी, खीर को हम लोग गिन नहीं सकते, 3 कटोरी खीर। 2 एकड़ ज़मीन, 2 एकड़ ज़मीन। 6 मीटर, कपड़े को हम लोग मीटर से नापते हैं, 6 मीटर कपड़ा। 1 ट्रक रेत, रेत मतलब बालू, और बालू अधिकतर ट्रक में आता है जब ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो 1 ट्रक रेत। और अब है 2 प्याला कॉफ़ी, 2 प्याला कॉफ़ी। 5 किलो बाजरा, 5 किलो बाजरा अन्न होता है, इसे तौल कर जो है वो लिया जाता है। और अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और जगह बनाएंगे। और इसमें हम लोग अगला लिखेंगे 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध। और लास्ट है 3 चम्मच तेल, 3 चम्मच तेल। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर ये भरा है खाली जगह में, और बॉक्स में जो दिया है वो पुस्तक से देखकर लिखना है। तो इसके साथ ही यहाँ पर ये परिमाणवाचक विशेषण के बाद यहाँ कुछ करने के लिए दिया हुआ है, और इसको हम लोग केवल पढ़ेंगे। और इसमें जो है जानकारी के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि अपनी लिपि के कुछ अक्षरों के बारे में जानकारी इकट्ठी करो जो अब प्रयोग में नहीं रहे, और प्रचलित नए अक्षर जो अब प्रयोग में आ गए हैं। और दूसरा प्रश्न दिया है कि लिखित और मौखिक, इसमें से कुछ भी कॉपी में नहीं लिखना है, ये केवल जानकारी के लिए पढ़ना है। लिखित और मौखिक भाषा के हानि लाभ के बारे में दोस्तों के बीच चर्चा करो। तो इसके बारे में हम लोग भाषा में भी पढ़े हैं। तो लिखित भाषा स्थायी रूप है, इससे ज्ञान विज्ञान सुरक्षित रहता है, और इसमें जो है इसके द्वारा हम जो कहते या करते हैं उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है लिखकर। लिखित भाषा के द्वारा ही हम अपने विचार दूर दराज के इलाकों में भेज सकते हैं, और लिखित भाषा लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। उसके माध्यम से इतिहास का पता चलता है,
इसी भाषा के चलते ज्ञान का अथाह भंडार संचित और प्रसारित होता है, और लिखित भाषा ही हमारे जीवन को सभ्य, नियमित और अनुशासित करने में सहायक होती है। और मौखिक भाषा सहज है, यह भाषा का मूल रूप है, और इसमें जो है मौखिक भाषा का रिकॉर्ड नहीं रखा जा सकता है, और न ही इससे एक पीढ़ी के द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है। और ये अलग बात है कि अब लोग जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल जो है, जो सामने सुनने में जो आवाज़ आती है वैसी नहीं लगती है। तो अक्षर जो है यहाँ पे कुछ चित्र बने हैं, जिसमें पहला चित्र जो है प्रश्न 3 में, पहला चित्र आगे स्कूल होने का संकेत है, और दूसरा चित्र जो है वो बाईं ओर जाने का संकेत है। सर्कल के जो सर्कल बना है उसके बाईं ओर जाने का संकेत है, और ग वाला जो है वो दाहिनी तरफ दाईं ओर घूम रही है रोड, ये दिखाया जा रहा है, और चौथे में दिखाया जा रहा है कि रोड जो है वो बाईं तरफ घूम रही है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है अपने आसपास के किसी मूक बधिर बच्चों के स्कूल में जाकर कुछ समय बिताओ और अपने अनुभव लिखो। तो ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, तो ऐसे बच्चों का अगर कोई आसपास स्कूल है, कभी ऐसा अवसर मिले, हाँ, तो जो है इसे इन लोगों से मिला जा सकता है। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।